नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से गोल गुरु एकेडमी पे। तो अपन देख रहे थे ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था सौर विकिरण। सौर विकिरण की अपन ने परिभाषा देखी। उसके बाद में अपन तापमान के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा कि किस प्रकार जो है कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ होती है जिससे तापमान का वितरण जो है वो पृथ्वी पर प्रभावित होता है। अब आगे अपन देखते हैं कि तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। जहाँ-जहाँ क्षैतिज शब्द आए, जैसे अपन ने दाब के बारे में भी देखा था, दाब का क्षैतिज वितरण। तो दाब के क्षैतिज वितरण का अर्थ था कि दाब का अक्षांशों के अनुसार वितरण। उसी प्रकार तापमान के क्षैतिज वितरण का भी तात्पर्य होगा कि तापमान का अक्षांशों के अनुसार वितरण किस प्रकार है। ऊर्ध्वाधर वितरण में अपन देखेंगे कि जैसे-जैसे अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो तापमान कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, वही तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तापमान का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण दोनों रूपों में भिन्न होता है। इसे दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला है तापमान का क्षैतिज वितरण, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है, तथा तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तापमान का क्षैतिज वितरण देखें तो तापमान का अक्षांशों के अनुसार वितरण जो है वही क्या कहलाता है, वही तापमान का क्षैतिज वितरण होता है। अब अगर कोई भी शब्द हो और उसके आगे अपने को ये मिल जाए कोई भी शब्द हो और उसके आगे अपने को ISO मिल जाए, उसका अर्थ होगा समान। अगर अपन देखें आइसो बार, तो आइसो का अर्थ है समान और बार जो है दाब के लिए व्यक्त किया जाता है। तो आइसो बार का अर्थ हो जाएगा कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अगर अपन देखें आइसो हाइट, तो आइसो हाइट, यहां पे आइसो का अर्थ है समान और हाइट जो है वो लिया जाता है वर्षा के लिए। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जो दर्शाती है रेखा, उसे आइसो हाइट बोला जाता है। और अगर अपन देखें टेम्परेचर के लिए, तो आइसो का अर्थ हो गया फिर से समान, और थर्म जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, तापमान के लिए। तो आइसोथर्म जो होगी वो क्या होती है, वो ऐसी रेखाएं होती है मानचित्र पर जो समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती है। तो अगर तापमान का क्षैतिज वितरण अपन दर्शाएंगे तो किन के माध्यम से दर्शाएंगे, अपन मानचित्र पर आइसोथर्म के माध्यम से तापमान का क्षैतिज वितरण वितरण दर्शाएंगे। अब तापमान के क्षैतिज वितरण में अपन पहले देखते हैं कि जनवरी में क्या परिस्थिति होती है, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि जुलाई में तापमान का वितरण जो है वह किस प्रकार होता है पृथ्वी के अक्षांशों पर। तो जैसा कि अपने को पता है कि जनवरी में जो है वह सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर इस वक्त जो है लंबवत चमक रही है। इसका अर्थ यह होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह गर्मी का समय होगा, तथा उत्तरी गोलार्ध में जो है वह सर्दियों का टाइम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसका मतलब है कि तापमान अधिक होता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो है वह तापमान कम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान है। अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां दक्षिणी गोलार्ध में जो है उच्च तापमान है, सबसे अधिक तापमान है। इन क्षेत्रों में 30 डिग्री के आइसोथर्म से अधिक रहता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान जो है वह आइसो बार जो है वो कितनी होती है, लगभग आइसो बार होती है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। तो पहला क्षेत्र कौन सा है, पहला हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, दूसरा क्षेत्र हो जाएगा पूर्व मध्य अफ्रीका, और तीसरा हो जाएगा मध्य ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से स्थान है, पहला है उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, दूसरा पूर्व मध्य अफ्रीका, और तीसरा हो जाएगा मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इनको मैप पे भी अपन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये जो देश है ये है अर्जेंटीना। तो यहाँ जो है जो आइसोबार जो होगी, समताप रेखा जो होगी वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली होगी। दूसरा अपन ने देखा मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां भी तापमान इस वक्त जो है वह अधिक होगा, तथा ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है उसमें भी आइसोबार 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली होगी। आगे अपन देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के समय तापमान वितरण किस प्रकार होता है। पहले अपन ने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जनवरी का समय है और उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण की क्या परिस्थिति है। तो महासागरों का तापमान भूमि क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहता है। जब सर्दियों का समय होता है, जनवरी का जब समय होता है, तो महासागरों का तापमान अधिक होता है, तथा महाद्वीपों का जो तापमान होता है वह कम होता है, भूमि क्षेत्र का तापमान कम होता है। यह चीज अपन ने वायु दाब वाले टॉपिक में पढ़ी थी।
आइसोथर्म महासागरों पर ध्रुवों की ओर झुकते हैं। आइसोथर्म जो होती है, आइसोथर्म का मतलब है समताप रेखा। समताप रेखा का क्या होगा? समताप रेखा जो होगी मानचित्र पर, वह जैसे ही महासागरों पर आएगी वह ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी। उत्तरी पूर्वी एशिया सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र होता है। जनवरी के समय पृथ्वी पर जो सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र जो होता है वह साइबेरिया के आसपास उत्तर पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वहां होता है। अपन ने देखा कि आइसोथर्म महासागरों पर ध्रुवों की ओर झुकते हैं। इसको अपन मैप में देखते हैं कि किस प्रकार है। अब अपन देखें, ये अपनी है आइसोथर्म, ठीक है, यह है अपना भूमि का क्षेत्र, तथा बीच में जो है वो है अपना महासागर का क्षेत्र। जैसे ही आइसोथर्म महासागर पे आए तो अपन देखेंगे कि ऊपर का जो क्षेत्र है ध्रुव इधर ही होते हैं। तो जैसे ही आइसोथर्म महासागर वाले क्षेत्र में आ रही है वह तुरंत किधर झुक जाती है? वह ध्रुवों की तरफ झुक जाती है। अब अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान वितरण किस प्रकार होता है जनवरी में, तो यहाँ आइसोथर्म भूमि क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर झुकते हैं, जबकि ये महासागरों में भूमध्य रेखा की ओर झुकते हैं। तो जनवरी में अपन ने उत्तरी गोलार्ध में देखा कि जैसे ही आइसोथर्म है, समताप रेखा है, यह महासागरों से गुजरती है तो यह ध्रुवों की ओर झुक जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही आइसोथर्म भूमि क्षेत्रों पर आ रहे हैं, उसमें महासागरीय क्षेत्रों में आ रहे थे तब ध्रुवों की ओर झुक रहे थे। यहां जैसे ही भूमि क्षेत्र में आइसोथर्म आते हैं, यह ध्रुवों की ओर झुक जाते हैं और महासागरों में यह भूमध्य रेखा की ओर झुकते हैं। तो फिर से अपन मैप में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही आइसोथर्म महासागर में आ रहे हैं, ये अपनी हो गई भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा की ओर ये झुक रहे हैं। और जैसे ही ये किस ओर आएंगे? जैसे ही यह भूमि के क्षेत्र में आएंगे तो ये किधर झुक जाते हैं? यह ध्रुवों की ओर झुक जाते हैं। अधिक जल क्षेत्र होने के कारण यह परिस्थिति बनती है। आइसोथर्म अधिक नियमित है दक्षिणी गोलार्ध में। क्या होंगे? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, इसलिए आइसोथर्म जो होते हैं वह भी नियमित होते हैं। वे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। महासागरीय क्षेत्र में आइसोथर्म जो है वह नियमित होंगे दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी के समय। आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या परिस्थिति बनती है। जैसा कि अपने को पता है कि जो भूमि क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, इसीलिए जो आइसोथर्म होंगे वह इरेगुलर हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में ये दूर दूर थे और उत्तरी गोलार्ध में यह पास पास हो जाएंगे। मौसमी अंतर अधिक होगा। उत्तरी गोलार्ध में अधिक पाया जाता है मौसमी अंतर, दक्षिणी गोलार्ध में यह कम पाया जाता है भूमि और महासागर के वितरण के कारण। तो ये अपन ने आइसोबार से रिलेटेड वर्ल्ड मैप देखा था, जिसपे अपन ने दर्शाया कि जनवरी में जो है वह समताप रेखाएं किस हिसाब से ध्रुवों की ओर झुकती है तथा किस कंडीशंस में वह भूमध्य रेखा की ओर झुकती है। आगे अपन देखते हैं कि जुलाई में तापमान वितरण किस प्रकार से होता है। जनवरी में तापमान वितरण देख लिया, जुलाई में तापमान वितरण अपन देखते हैं। जुलाई में सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा के ऊपर लंबवत बढ़ती है। जो जनवरी की जो परिस्थिति होगी उसके ठीक विपरीत जुलाई में परिस्थिति होगी। जनवरी में क्या हो रहा था? मकर रेखा पर सीधी किरणें चमक रही थी सूर्य की। अब कर्क रेखा पर जुलाई के समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह सर्दी अधिक पड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह तापमान कम होगा। 30 डिग्री का जो आइसोथर्म है, 30 डिग्री की जो समताप रेखा है वो कहाँ स्थित होगी? वह 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित होगी। तो इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कहां से कहां के मध्य रहता है? यह 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास रहता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्र देखें जिनका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से हैं? पूरे अपन वर्ल्ड मैप की बात करें तो सबसे पहले है कि दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका का तापमान जो है इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। सहारा मरुस्थल जो है इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है जुलाई की स्थिति में। अरब, इराक, ईरान और अफगानिस्तान, इन सब का तापमान भी 30 डिग्री से अधिक रहता है। यानी कि यहाँ से जो भी समताप रेखा गुजरेगी वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर की होगी। भारत और चीन के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां भी तापमान जुलाई के समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण देखें तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अपन देखते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। ये जो भाग है
उत्तरी अमेरिका के पास का यह जो है वह ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। यहाँ जो तापमान जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जुलाई के समय। ग्रीष्म ऋतु में आइसोथर्म समुद्र को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर झुकते हैं। उसमें अपन ने देखा था कि आइसोथर्म जो है वह समुद्र को जब भी पार कर रहे थे जनवरी के समय, तो वो किधर झुक रहे थे? वो झुक रहे थे ध्रुवों की ओर। यहाँ अपन देखेंगे कि जैसे ही आइसोथर्म जो है यह समुद्र से गुजरेंगे, किधर झुक जाएंगे? यह झुक जाएंगे थोड़े से अपने भूमध्य रेखा की ओर। भूमि को पार करते समय यह ध्रुवों की ओर झुकते हैं। ठीक उल्टा जनवरी का हो जाएगा अपने जुलाई के तापमान वितरण में। अब अपन देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है। यहाँ स्थिति ठीक विपरीत होती है। महासागरों में आइसोथर्म दूर दूर होते हैं, तलीय क्षेत्रों पर आइसोथर्म जो है वह पास पास हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि तापमान वितरण, अब तक अपन ने जो भी पढ़ा, अक्षांशीय वितरण पढ़ा, उसको संक्षेप में अगर अपन देखें, जो जो चीजें अपने को याद रखने वाली है, जो जो चीजें एग्जाम के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, वो इनको अपन फिर से देख लेते हैं। तो जनवरी में तापमान देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक ठंड होती है जनवरी में, क्योंकि यहाँ अधिक स्थल भाग है। यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में अपन ने देखा कि उत्तर पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक ठंडा होता है जनवरी के समय। तो जनवरी के समय उत्तर पूर्व एशिया का जो भाग है साइबेरिया, वहां तापमान -18 से -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। विश्वतीय महासागरों में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। महासागरीय धाराओं के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर गर्म रहता है। महासागरीय धाराएं जो है जिन भी क्षेत्र से गुजरती है, गर्म महासागरीय धारा उनको गर्म कर देती है। जुलाई में अगर अपन देखें तापमान वितरण, तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिक उष्मा प्रदान करता है, जिससे यहाँ तापमान अधिक हो जाता है। सूर्य जो है इस समय कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्षेत्र जो है उनको तापमान अधिक मिलता है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। एशिया और उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। विश्वतीय महासागरों का तापमान कितना हो जाता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बना रहता है। जनवरी और जुलाई के बीच में अगर अपन तापांतर देखें, तो ताप अंतर का क्षेत्र है कि वर्ष भर में टोटल जो अंतर कितना हुआ है, सबसे अधिक तापमान कितना था तथा सबसे कम तापमान वर्ष भर में कितना है, उन दोनों के मध्य का अंतर ही क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। तो अधिकतम तापांतर अपन देखें तो यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों में लगभग तापांतर कितना हो जाता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापांतर पाया जाता है। न्यूनतम तापांतर देखें तो न्यूनतम तापांतर अपने 20 डिग्री दक्षिणी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में महासागरों में यह तापांतर कितना पाया जाता है? यह तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड का पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जहां तापमान उत्तरी पूर्व में एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अपन देखें तो तापांतर कितना हो जाता है? 60 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन 20 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में महासागरीय क्षेत्रों में तापांतर जो है वो सबसे कम होता है। कितना रहता है? ये सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अब देखें वार्षिक तापमान अंतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होता है। तो वार्षिक अगर तापमान का अंतर देखें तो भाई वर्ष भर में सबसे अधिक तापमान कितना था वर्ष भर में सबसे कम तापमान कितना था, उन दोनों का अंतर अपन देखते हैं। तो साइबेरिया का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क की अगर अपन बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक तापांतर वाला क्षेत्र है। कहाँ? यहाँ तापांतर कितना होता है? 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्ष भर में यहाँ ताप का अंतर पाया जाता है। क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है साइबेरिया में। साइबेरिया में कौन सा क्षेत्र? बर्खोयांस्क। यहाँ तापमान इतना अधिक होने के कारण बर्खोयांस्क को क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी का ठंडा ध्रुव भी कहा जाता है, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ। कौन सा है कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ? यह है बर्खोयांस्क, पृथ्वी का ठंडा ध्रुव है बर्खोयांस्क। सर्दियों में यहाँ तापमान जो है, औसत न्यूनतम तापमान जो है वो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है साइबेरिया के इस क्षेत्र में। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण वही है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? तापमान घटता जाता है, तथा इस तापमान के घटने की दर को अपन बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, जो कितना होता है? हर 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है वो कम होता जाता है। तो अपन ने देखा कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में क्या होगा? तापमान कम होता जाएगा। कहाँ तक कम होता जाएगा? जैसे ही ट्रोपोपोज आएगा वहां तक तापमान कम होता जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है। उसके बाद में समताप मंडल में पुनः तापमान बढ़ता जाता है तथा समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पुनः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
तो इस प्रकार ऊपर जाते समय तापमान में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही अपन तापमान का क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में तापमान में क्या अंतर हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, यही तापमान का क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। इस ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता को सामान्य वायुमंडल या सामान्य ताप ह्रास, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, जो कितनी होती है, हर 1000 मीटर पर हो जाती है। यह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि यह ऊंचाई, ऋतु, अक्षांश और अन्य कारक के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। कई ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण को। वास्तव में हमेशा ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट नहीं होती, कुछ परिस्थितियों में जो है इसका उल्टा भी हो सकता है। और इसका उल्टा होना कि जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तापमान घटता नहीं है, कई परिस्थितियों में तापमान बढ़ जाता है, इसे अपन बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण। आगे अपना टॉपिक आएगा तापमान का व्युत्क्रमण, जिसमें अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण, उत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? अपने को पता है कि क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। कितना कम होता जाता है? हर 1000 मीटर पर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन यदि यह परिस्थिति नहीं रहे, अपन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान घटने की बजाय अगर तापमान बढ़ने लगे, तो यही होता है तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्य परिस्थिति में क्या है? सामान्य परिस्थिति में होता है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तापमान घटना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश, क्या क्या कारण होते हैं वो अपन देखेंगे, उन कारणों के कारण ऊपर जाते समय तापमान घटने की बजाय तापमान यदि बढ़ने लगे, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अब कौन कौन सी परिस्थितियां होती है तापमान व्युत्क्रमण के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए वो अपन देखते हैं। पहली कंडीशन है कि इसके लिए लंबी सर्दी की रातें होनी चाहिए। लंबी सर्दी की रातें होगी तो पार्थिव विकिरण जो है, जैसे जैसे पृथ्वी से पार्थिव विकिरण निकलेगी तो तापमान का जो है व्युत्क्रमण होने की स्थितियां बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि आकाश जो है एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। बादल अगर अनुपस्थित रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति होगी कि तापमान का व्युत्क्रमण हो जाए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाए। शुष्क वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए तीसरी कंडीशन है कि वायु जो है उसमें नमी की कमी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन सी, लंबी सर्दी की रातें। दूसरा है स्वच्छ आकाश। तीसरा है शुष्क वायु। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी है कि हवा की अनुपस्थिति। हवा के न बहने से ठंडी हवा सतह के पास बनी रहती है। अब ठंडी हवा सतह के पास है तो इस स्थिति में पृथ्वी की सतह और निचली वायुमंडलीय परतें जो है वह तेजी से ठंडी हो जाती है, लेकिन जो ऊपरी वायुमंडल की सतह है उसका तापमान बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तापमान घटने की बजाय तापमान बढ़ जाएगा, और यही स्थिति क्या है? यही स्थिति है अपने तापमान के व्युत्क्रमण की। तो कौन कौन सी कंडीशंस हो गई? पहली हो गई लंबी सर्दी की रातें, दूसरा है स्वच्छ आकाश, तीसरा है शुष्क वायु, और चौथी जो कंडीशन है वह है हवा की अनुपस्थिति। तो इन सभी स्थितियों में अपन तापमान का व्युत्क्रमण देख सकते हैं। अब मेनली जो तापमान का व्युत्क्रमण है वो अपने को देखना अधिकतर देखने को मिलता है जो घाटी का जो क्षेत्र होता है उसमें। तो पर्वतीय घाटियों में अपन देखते हैं तापमान का वितरण। यह घटना पर्वतीय घाटियों में विशेष रूप से देखी जाती है। सर्दियों में पर्वत की जो ढलानें हैं वह तेजी से ठंडी हो जाती है। अब ढलान जो है पर्वत की वह तेजी से ठंडी हो रही है, और नीचे के क्षेत्र में अगर अपन देखेंगे घाटी के क्षेत्र में तो तापमान जो है वह अधिक है। तो वायु जो है ऊपर से नीचे की ओर अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है। तो यह ठंडी वायु जो है यह घाटी की ओर आएगी, तथा जो गर्म वायु है ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, जिससे नीचे के हिस्से में तो तापमान जो है वह कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होने के बजाय तापमान अधिक हो जाएगा। यही स्थिति तापमान व्युत्क्रमण की है। तो क्या होता है कि सर्दियों में जो पर्वत की ढलानें हैं उसमें तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। घाटी के क्षेत्र में जो है तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक होता है, तो इसलिए वहां तापमान क्या हो जाएगा? तापमान अधिक होने के कारण वहां वायुदाब जो है कम होगा। तो हवा हमेशा, अपने को पता है कि हवा हमेशा अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यह ठंडी हवा जो है यह ढलान से नीचे की ओर चलेगी, जिससे ठंडी हवा नीचे की ओर तथा गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी। और अपन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होने की बजाय तापमान अधिक होगा, और यही स्थिति कहलाती है तापमान का व्युत्क्रमण या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इस स्थिति में नीचे घाटियां अत्यधिक ठंडी हो जाती है। कभी कभी तापमान जो है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, और जब तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो उस समय स्थिति होगी पाला या
फ्रोस्ट की। तो इस समय जो है पाला या फ्रोस्ट बन जाता है तापमान के व्युत्क्रमण के कारण। इसके विपरीत ऊंचाई वाले पहाड़ी जो ढलान जो होते हैं वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, यानी कि नीचे का पार्ट जो है वो तो ठंडा हो गया और ऊपर जा रहे हैं तो अपन क्या देख रहे हैं कि तापमान अधिक हो रहा है, जिससे जो पहाड़ के ऊपर वाले क्षेत्र हैं वहां तापमान अधिक है और नीचे वाले क्षेत्रों में जो है वह तापमान कम है। तो अब अपन देखते हैं यह किस प्रकार प्रभावित करती है अपने को। क्या क्या होता है कि वायुमंडल में स्थिरता बढ़ती है, धुआं धूल कण नीचे एकत्रित हो जाते हैं जिससे घना कोहरा बनता है। सूरज के उगने, पृथ्वी के गर्म होने से यह समाप्त हो जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरे साल यह प्रक्रिया देखी जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में और पहाड़ों की जो घाटी वाला क्षेत्र जो होता है उसमें अधिकतर अपन तापमान का इन्वर्जन देखते हैं। अब देखते हैं कि तापमान उत्क्रमण का व्यवहारिक प्रभाव क्या है, मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। पहला अपन देखते हैं कृषि का प्रभाव, कृषि पर प्रभाव। तो जापान का जो सुआ बेसिन है, जापान का क्षेत्र है सुआ बेसिन, तथा वहां क्या उत्पादन होता है, जापान के सुआ बेसिन में शहतूत का उत्पादन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन किया जाता है। तो यह किस प्रकार किया जाता है कि घाटियों की बजाय पहाड़ के ढलानों पर खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां ठंड का प्रभाव अपेक्षाकृत जो है वह कम होता है। नीचे के क्षेत्रों में जो है अधिक ठंड होगी और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो अपने को हल्का जो है वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। इसीलिए पहाड़ के ढलान वाले क्षेत्रों में, जापान के सुआ क्षेत्र में शहतूत और हिमाचल प्रदेश में अपने सेब की खेती की जाती है। तो इस प्रकार फायदा लिया जाता है तापमान उत्क्रमण का। रियासी स्थानों पर अगर अपन देखें तो पर्वत के जो पर्यटन वाले स्थल होते हैं वो अमीर लोग क्या करते हैं कि ऊपरी क्षेत्र में तापमान जो है वह ज़्यादा सुहावना होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है नीचे की तुलना में, तो वो अधिकतर ऊपर की ओर ही बसते हैं। अब अपन देखते हैं कि एल्बिडो। एल्बिडो क्या है कि किसी भी सतह, कोई भी सतह है, यह सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देता है। कितनी मात्रा में यह परावर्तित कर रहा है, जो सूर्य से सौर विकिरण आ रही है उसको परावर्तित करने की क्षमता एल्बिडो कहलाती है। तो एल्बिडो क्या है कि सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता या किसी भी सतह की परावर्तन की जो क्षमता है। यहाँ अपन सौर विकिरण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए अपन देखेंगे कि सौर विकिरण को कितना परावर्तित कर रहा है, लेकिन कोई भी सतह अगर है उसकी जो परावर्तन की क्षमता जो होती है, कोई भी किरण आई उसको वापस भेजने की जो क्षमता है वही कहलाती है एल्बिडो। एल्बिडो किसी सतह की परावर्तन की क्षमता को दर्शाने वाला गुणांक है और एल्बिडो का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। अगर एल्बिडो 0 है तो उसका अर्थ है कि संपूर्ण प्रकाश जो है वह अवशोषित हो गया। जैसे अगर अपन देखते हैं कि काले कलर की जो भी चीज होती है वह अधिक से अधिक मात्रा में सौर विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे अपने को गर्मी का अनुभव होता है। ये अपन देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में जो अपने सिंटेक्स की टंकी रखी जाती है ऊपर, जो काले कलर की होती है, तो गर्मियों के समय दोपहर में 2-3 बजे के आसपास उसका तापमान इतना अधिक हो जाता है कि अपन उसको छू भी नहीं पाते उस पानी को। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वह अधिकतर जो सिंटेक्स की टंकियां होती है वह काले कलर की होती है, जिसके कारण उसका तापमान और अधिक बढ़ जाता है। तो अगर एल्बिडो 0 है तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण प्रकाश अवशोषित हो रहा है। अगर एल्बिडो का मान 1 है इसका मतलब जितना भी प्रकाश आया वह संपूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया गया। तो जब सूर्य की विकिरण वायुमंडल से गुजरता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग बिखर जाता है और अवशोषित हो जाता है। जो विकिरण पृथ्वी द्वारा परावर्तित होती है उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.35 के आसपास पृथ्वी का एल्बिडो होता है। अगर अपन आगे बात करेंगे हीट बजट के बारे में, हीट बजट में अपन देखेंगे कि किस प्रकार कितनी मात्रा में सौर विकिरण पृथ्वी पर आ रही है तो पृथ्वी द्वारा कितनी सौर विकिरण को वापस भेजा जाता है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक बार अपने को याद रखना है कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है ये लगभग कितना होता है, 35% मान सकते हैं, या 0.35 पृथ्वी का एल्बिडो है। विभिन्न सतहों का एल्बिडो अपन देखें कि कौन सी सतह की कितनी क्षमता है वापस परावर्तन की। तो पहले अपन देखते हैं हिम। सबसे ज्यादा जो सफेद बर्फ है, जितनी अधिक नई बर्फ होगी उसका कलर उतना ही अधिक व्हाइट होगा, उतना ही अधिक सफेद होगा, और उसका जो एल्बिडो होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो बर्फीली जो सतह है उसका एल्बिडो होगा 80 से 90%। अगर आपको प्रश्न में दिया हुआ हो एक तो काले कलर की बर्फ है यानी कि पुरानी बर्फ है, और एक नई बर्फ है जो आज या कल में या कुछ दिनों पहले ही गिरी है, तो उसका कलर जो होगा वो हल्का अधिक जो है वो व्हाइट होगा। तो जिसका कलर ज्यादा व्हाइट होगा उसका एल्बिडो उतना ही अधिक होगा।
रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 30 से 40% इसका एल्बिडो होता है। घास के मैदानों की बात करें तो लगभग 10 से 25% होता है। 5 से 10% होता है जल का। और जो डामर की सड़कें हैं या काले कलर की सड़कें हैं उनका क्षेत्र क्या उनका कितना होता है एल्बिडो, लगभग 5 से 15% होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, बर्फ का अगर अपन देखेंगे तो बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। और बर्फ में भी सफेद बर्फ, नई बर्फ जो है। आगे अपन देखते हैं प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा विकीर्ण करेगी। जितनी अधिक कोई भी वस्तु जितनी अधिक गर्म है उससे अधिक मात्रा में विकिरण निकलेंगे, अपन ने देखा था। तथा दूसरा अपन देखेंगे कि गर्म वस्तुओं का विकिरण जो है उसकी वेवलेंथ जो है, उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वह लघु होगी, छोटी होगी। तो सूर्य जो है अधिक मात्रा में गर्म है, तापमान बहुत ज्यादा है सूर्य का, इसलिए सूर्य से जो भी विकिरण निकल रही है वह लघु तरंग दैर्ध्य वाली है। तथा पृथ्वी का तापमान सूर्य की तुलना में कम है। और सूर्य से जो वापस पृथ्वी से जो वापस पार्थिव विकिरण निकलती है तापमान कम होने के कारण, उसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वह उतना ही अधिक होगा। यानी पार्थिव विकिरण हमेशा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली होती है तथा सौर विकिरण जो होती है वह हमेशा लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है। उदाहरण के लिए अपन देखें तो गर्म लोहा जो है वह लाल चमकता है लंबी तरंग दैर्ध्य के कारण, और ज्यादा गर्म करने पर सफेद चमकता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वह छोटी हो जाती है। विशिष्ट उष्मा क्या है? विशिष्ट उष्मा होती है कि कोई भी 1 ग्राम अगर पदार्थ है उसका तापमान अपने को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस भी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे अपन बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा की अपने को परिभाषा याद करनी है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसीलिए यह जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा नहीं होता। धातुएं जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी विशिष्ट उष्मा कम होती है। तो आज के लिए अपन ने इतना देखा। एक नई वीडियो में जो है अपन देखेंगे उष्मा बजट के बारे में। आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत ही कम मात्रा में उष्मा बजट दिया गया है, उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अपन एक पूरी क्लास में उष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के बाद में एक भी आपका ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि जिसके बाद में आपको उष्मा संतुलन, उष्मा बजट समझ में नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा।